जैसे ही ऋषभ ने अपने डैड का नाम लिया तो जानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तो उसके डैड का नाम तक नहीं लिया था। ऋषभ उसकी बात से ही समझ गया कि ये किसने कहा होगा। जानवी घबरा गई कि अब वो क्या करे, ऋषभ से क्या कहे। तभी ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? उन्होंने ही तुमसे कुछ कहा है ना? लेकिन जानवी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऋषभ, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा खुद का ही फैसला है। दरअसल जानवी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाप और बेटे में किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी हो। वैसे भी ऋषभ के डैडी तो जानवी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन ऋषभ ने बड़े प्यार से जानवी का माथा चूमते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता जानवी, तुम इतनी भोली कैसे हो? मुझे अपने परिवार के हर शख्स के बारे में सब कुछ पता है, कोई क्या कह सकता है, क्या कर सकता है। नहीं, ये गलत है। तुमने खुद मुझे डिवोर्स के लिए कहा था। जब तुम ही ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो तो मैं इसमें बंद कर क्यों रहूं? वैसे भी मैं तुम्हें साफ कह चुकी हूँ, मैं माया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम्हारे नजदीक आए ये मुझे मंजूर नहीं। जानवी ने अपनी तरफ से बात को संभालते हुए कहा। लेकिन ऋषभ भी कहाँ कम था। उसने फिर एक बार सवाल किया, बस यही वजह है ना जो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? जानवी ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ, माया ही वो वजह है। ऋषभ फिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, जिसने जानवी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। ऋषभ ने जो भी कहा उसने जानवी को और हैरान कर दिया। ठीक है, फिर हमें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने माया से बात कर ली है और उसे साफ कह दिया है कि वो मुझसे दूर रहे। मैं उसका दोस्त बनकर ही उससे मिलने जाऊंगा। ऋषभ की बात ने जानवी को हैरान कर दिया। इसका मतलब साफ था कि ऋषभ जानवी के साथ रहना चाहता है। जानवी ने फिर भी एक कोशिश करते हुए कहा, तुम और माया एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। तुम बचपन के साथी हो और एक दूसरे का प्यार रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए बस एक केयर टेकर थी, जिसने पैसों के बदले में तुमसे शादी की थी। तुम क्यों रहोगे मेरे साथ? जानवी की इस केयर टेकर वाली बात ने ऋषभ को बहुत दर्द पहुंचाया। उसने जल्दी से जानवी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो जानवी? मैंने कभी तुम्हें केयर टेकर की तरह नहीं समझा। तुम लीगली मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वही जानवी ने एक ही सांस में कहा, अच्छा, इज्जत करते हो? तुम आदमी इतने अजीब क्यों होते हो? कभी कहते हो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं और तुम्हें डिवोर्स दे दूं, फिर कहते हो कि नहीं, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ रहो। ये कैसी इज्जत दे रहे हो तुम अपनी पत्नी को? ऋषभ ये सब सुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ और एक पल के लिए उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं जानवी ने थोड़ा रूखे तरीके से कहा, मैं जानती हूँ कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास जवाब है जानवी। तुम असली वजह जानना चाहती हो तो मैं बता सकता हूँ। मैंने तुमसे तलाक की बात इसलिए कही थी क्योंकि अभी ऋषभ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जानवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे अब कुछ नहीं सुनना ऋषभ, मैंने बहुत सुन लिया है और बहुत सह लिया है। अब बस जिस रिश्ते ने टूटना ही है उसको खींचना क्यों? ऋषभ हैरान परेशान बस जानवी को देखता रह गया। जानवी ने अपने आंसू आंखों में ही रोकते हुए कहा, जितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे उतनी ही अलग होने पर हमें तकलीफ होगी। इसीलिए बेहतर है कि जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को खत्म करें। जानवी की बातों ने अब ऋषभ के मन में भी घबराहट पैदा कर दी थी। वो किसी भी तरह से जानवी को समझा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने झट से कहा, जो तुम कह रही हो जानवी, उसके लिए दादी कभी नहीं मानेंगी। मान जाएंगी। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। उनसे पूछो हम उनके पास कब आ सकते हैं। मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी। जानवी ने जल्दी से अपनी बात खत्म की और खुद को ऋषभ से थोड़ा दूर कर लिया। मानो कह रही हो, अब तुम जा सकते हो। ऋषभ ने जानवी की आंखों में गौर से देखा और बस इतना कहा, ठीक है, हम दादी के पास चलेंगे उन्हें मनाने। ये बात जानवी के दिल में किसी नासूर की तरह चुभी, मगर वो खुद ही पहल कर रही थी डिवोर्स लेने में, क्योंकि उसे पता था कि ऋषभ अपने पापा की इज्जत के आगे आज नहीं तो कल घुटने टेक ही देगा। जानवी ने बस हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि अगर अब वो कुछ बोलती तो उसके आंसू बह जाते। ऋषभ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठने लगा तो झट से जानवी को याद आया कि उसका कोट तो उसके कंधे पर है। रुको, अपना कोट लेते जाओ।
नहीं जानवी, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम रखो, बाहर बहुत ठंड है। ऋषभ की ऐसी केयर भरी बातों की तो जानवी कायल थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऋषभ फौरन वहां से चला गया और जानवी उसकी कार को जाते हुए देखती रही। ऋषभ, बचपन से मैंने बहुत दुख देखे हैं। मुझे आज भी याद है कि दादाजी कहते थे कि मेरे हाथों में जादू है और अगर मैं मेहनत करूं तो अच्छा खासा पैसा कमा लूंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं चाहे कितना भी पैसा कमा लूं, लेकिन तुम्हारे परिवार की बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं उस माया से हमेशा पीछे रह जाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़कर उसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी शुरू करो। फिर अपने आंसुओं को आंखों में ही दबाते हुए जानवी वापस अपनी दादी के वार्ड में गई। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ सुमित्रा किसी काम से बाहर है और डॉक्टर मोहित अभी भी वहीं है। थोड़ी देर पहले उसकी माँ ने जो भी किया था उसकी सफाई देने का वक्त आ गया था। जानवी ने बड़े प्यार से पूछा, दादी को तो कोई और डॉक्टर देखते हैं, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी जगह मेरी ड्यूटी लगी है। फिर जानवी के चेहरे पर एक सूनापन देखकर मोहित ने पूछा, क्या हुआ जानवी, सब ठीक तो है ना? तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। जानवी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मोहित प्लीज मेरी माँ की बातों को सीरियसली मत लेना, वो सिर्फ मजाक कर रही थी। ना मुझे कोई लड़का अभी ढूंढना है और न शादी करनी है। जानवी ने जितनी आसानी से ये बात कह दी थी उतनी ही आसानी से मोहित के अरमान टूटकर बिखर गए थे। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, न जाने उसने क्या महसूस किया, वो चुपचाप ओके कहकर कमरे से बाहर चला गया। जानवी ने उसे जाते हुए देखा तो धीरे से बोली, माफ करना मोहित, लेकिन मैं तुम्हारे मन में बेफजूल कोई सपने पलने नहीं दे सकती। 1-2 दिन बीत गए और ऋषभ का कॉल जानवी को आया। तुमने कहा था कि दादी से मिलना है, इसलिए आज शाम को हम दादी के घर जा रहे हैं। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऋषभ की बात ने जानवी के होश उड़ा दिए थे, लेकिन ये दिन तो आना ही था। शाम के समय दोनों दादी के घर पहुंचे। दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जानवी सोचती रही कि ऋषभ भी यही चाहता है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं ऋषभ सोचता रहा, जानवी की खुशी अलग होने में ही है तो मुझे यही करना होगा। जैसे ही वो घर के अंदर गए, ऋषभ की दादी खुशी से उन दोनों के पास आई और दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर जानवी को अपने पास बिठाकर उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई गुड न्यूज है क्या? जानवी ये सुनकर सकपका गई और उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ये मुझसे नहीं होगा दादी, मैं ऋषभ को डिवोर्स देना चाहती हूँ। ये सुनते ही दादी के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी तो मुझसे बात हुई थी ना कि तुम इस रिश्ते को बखूबी निभाओगी और मेरे परपोते का चेहरा मुझे दिखाओगी, फिर अचानक ये डिवोर्स क्यों? इतना कहते ही दादी की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा और उन्होंने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, ऋषभ तुम नहीं सुधरोगे ना? तुम जरूर उस माया के पास जाते हो, उससे मिलते हो, जिसकी वजह से जानवी नाराज है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? उस लड़की को छोड़ रहे हो तुम जिसने हमेशा तुम्हारा साथ निभाया, वो भी उस लड़की के लिए जो बुरे वक्त में भाग गई थी। दादी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था, लेकिन ऋषभ ने जल्दी से उनके पास जाकर कहा, नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं और जानवी तो एकदम ठीक थे। हम हमारे बच्चे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं जानवी को अचानक क्या हुआ जो वो डिवोर्स चाहती है। ऋषभ की बात सुन दादी हैरान रह गई। उन्होंने बड़े ध्यान से जानवी का चेहरा देखा, जो किसी मुरझाए हुए फूल की तरह दिखाई दे रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है जानवी, ये सब क्यों कर रही हो तुम? जानवी ने दादी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, दादी मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं और मुझे ऋषभ के साथ खुश देखना चाहती हैं, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड ऋषभ के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। हमारी खुशी अलग होने में ही है। जानवी का इतना कहना था कि दादी की भौहें तन गई, मानो उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने जानवी को कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपने बेटे आनंद को फोन मिला दिया। आनंद, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत यहाँ मेरे पास आओ। अपनी माँ को इतने गुस्से में देख आनंद भी हैरान रह गए। क्या हुआ माँ, आप ऐसे अचानक क्यों मुझे बुला रही हैं? सब ठीक तो है ना?
दादी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुझसे कुछ ठीक होता तो मुझे कोशिश करने की जरूरत ही क्या थी। तो पहले मेरे पास आ, तभी बात होगी। आनंद ने फिर एक कोशिश की। माँ, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तू ऑफिस में बॉस है या कोई एम्प्लॉय है? तेरी माँ तुझे बुला रही है और तू बहाने बना रहा है। मुझे सब पता है तू क्या करता है और क्या नहीं। तेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, मुझे तू यहाँ चाहिए कैसे भी। इतना कहते ही दादी ने फोन रख दिया और आनंद का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो माँ ने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया। फिर जल्दी से माँ के घर के लिए ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जानवी बहुत परेशान हो गई थी। दादी, आपने अंकल को यहाँ क्यों बुलाया? हमारे डिवोर्स से उनका क्या लेना देना है? दादी ने गुस्से से जानवी को घूरा। मुझे सब पता है जानवी कि किसका लेना देना है और किसका नहीं। मैं तुम सबकी दादी हूँ, मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत करना। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ कि वो माया को लेकर क्या सोचता है, और उसके लिए सिवाय बिजनेस के और कोई चीज मायने नहीं रखती। लेकिन ये जिंदगी है, यहाँ रिश्तों की कदर की जाती है, पैसों की नहीं। वही ऋषभ तो मन ही मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि दादी के सामने तो उसके डैड भी कुछ नहीं बोल सकते। थोड़ी ही देर में बाहर एक कार रुकी और आनंद तेजी से चलते हुए अंदर आया। लेकिन जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, वहां अपनी माँ के साथ बैठी जानवी को देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझते देर न लगी कि यहाँ क्या हुआ होगा, जो उनकी माँ ने उन्हें इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है। उनकी आंखों में जानवी के लिए और भी नफरत दिखाई देने लगी। वो मन ही मन बोले, तो दिखा दी इस लड़की ने अपनी असली औकात। लेकिन इसे क्या लगता है, ये मेरी माँ को भड़काकर मेरे बेटे को अपने साथ रख सकती है? जैसे ही जानवी ने आनंद की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो गुस्से में सिर्फ और सिर्फ जानवी को ही घूर रहे थे। ऋषभ जल्दी से जानवी की ओर बढ़ा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए जानवी की आंखों में देखने लगा, मानो उससे कह रहा हो कि चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जानवी के दिल को एक तसल्ली मिली और वहीं आनंद के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। आखिर अब क्या होगा आगे यहाँ? क्या करेंगी दादी अपने बेटे आनंद के साथ? क्या आनंद के दिल में और नफरत होगी जानवी के लिए? क्या दादी इस डिवोर्स को रोक पाएंगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स। आनंद मल्होत्रा जैसे ही अपनी माँ के घर पहुंचे तो वहां ऋषभ और जानवी को बैठे देख उनके होश उड़ गए। वो मन ही मन बोले, अच्छा तो इस चालाक लड़की ने मेरी माँ को सब बता दिया है। पर कोई बात नहीं, आज मैं सारा खेल खत्म करके ही रहूंगा। जैसे ही जानवी ने आनंद की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो उनकी आंखों की नफरत को अच्छे से समझ पा रही थी। वो जल्दी से उठकर उनको सब बताना चाहती थी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हरकत देख आनंद ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उनकी माँ गीतांजलि देवी झट से बोली, ये घूर घूर कर किसको डराने की कोशिश कर रहा है आनंद? ये तेरी बहू है, कोई राह चलती लड़की नहीं। आनंद ये सुनकर हैरान रह गया कि उसकी माँ एक 2 कौड़ी की लड़की के सामने उसकी इंसल्ट कर रही है। तभी गीतांजलि देवी आगे बोली, और एक बात मैं तुझे समझा दूं, मुझे जानवी ने कुछ नहीं बताया। मैं खुद समझती हूँ कि तू ही है वो इंसान जो चाहता है कि जानवी ऋषभ को छोड़कर चली जाए। आनंद से भी अब रुका नहीं गया तो उसने कहा, तो इसमें गलत क्या है माँ? ऋषभ के लिए माया ही सबसे ठीक है। माया माया माया, तंग आ गई हूं मैं उस लड़की का नाम सुनकर। अरे वो लड़की तेरे बेटे को अपाहिज कहकर छोड़कर चली गई थी। इस लड़की ने उसे संभाला और उसे ठीक कर दिया। मेरा ख्याल रखा, तेरे परिवार का ख्याल रखा, उसका कोई एहसास है या नहीं तुझे? आनंद की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। वहीं ये सब सुनकर जानवी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि क्यों आनंद को लग रहा है कि माया ही ऋषभ के लिए सही है।
आनंद ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं मां, मेरे लिए मुनाफे से बढ़कर कुछ नहीं। माया के साथ ऋषभ का रिश्ता जुड़ेगा तो हमें बिजनेस में भी काफी फायदा होगा। वैसे भी माया ही हमारे घर की बहू बनने के लायक है। आनंद ने ये बात जानवी की तरफ देखकर कही। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जानवी को नीचा दिखाना चाहता था। वहीं जानवी के सब्र की भी अब इंतहा हो गई थी। ऋषभ जोर से चिल्लाया, डैड ये गलत है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम नहीं, मैं बात करूंगी। उसने आनंद की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप जैसा चाहेंगे फिर वैसा ही होगा। जानवी की इस बात ने दादी को झंझोड़ कर रख दिया। वो तेजी से जानवी की तरफ गई। ये तुम क्या कह रही हो जानवी, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर रही हूं ना। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर विश्वास रखिए दादी माँ। ये सुनते ही आनंद के चेहरे पर जीत की खुशी आ गई, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि जानवी इतनी अच्छी लड़की है कि अपनी वजह से वो बाकी के सभी रिश्तों को खराब नहीं करना चाहती है। इसीलिए उसने सब कुछ चुप करवाकर खुद बात करना सही समझा। आनंद ने कहा, तुम मेरे साथ ऊपर स्टडी रूम में चलो जानवी। जी। इतना कहकर जानवी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तभी ऋषभ ने भी जानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर आनंद थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि ऋषभ इतनी आसानी से जानवी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जानवी ने बड़े प्यार से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है ऋषभ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम यहीं रुको, मैं अंकल से बात करके आई। ऋषभ बस जानवी की आंखों में देखता रह गया। जानवी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। जैसे ही जानवी स्टडी रूम में दाखिल हुई तो उसने देखा कि ऋषभ के दादाजी आराम से बैठे किताब पढ़ रहे हैं। ऋषभ के दादा भी बहुत कम बात करते थे, उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ना या कुछ लिखना ही पसंद था। जब से ऋषभ के डैड ने सारा काम संभाला था, तब से दादाजी तो बस एक किनारे हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अब चुप्पी साध ली थी। उनकी नजर जैसे ही जानवी पर पड़ी तो उनका चेहरा खिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाते, आनंद ने रूखी आवाज में कहा, जल्दी आओ जानवी। जानवी तेजी से उस तरफ गई। आनंद ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जानवी ने खड़ा रहना ही ठीक समझा। फिर उसने सीधी बात कही, अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने यहाँ आकर दादी से कोई शिकायत नहीं की है। दरअसल मैं यहाँ उन्हें एक आखिरी बार अलविदा कहने आई थी। आप तो जानते ही हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस इसीलिए उनसे मिलकर मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि मेरा और ऋषभ का साथ रहना ठीक नहीं है। ये सुनते ही आनंद की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। वो खुश हो गए कि उनका काम आज ही हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी बात सही है तो इन कागजों पर साइन कर दो। इतना कहकर उन्होंने कागज जानवी की ओर बढ़ा दिए। इससे पहले कि जानवी कागजों को पढ़ती, उन्होंने कहा, मैंने कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। ऋषभ तुम्हें 50 लाख रुपए हाल ही में दे चुका है। इससे पहले भी जब ये शादी हुई थी तो हमने तुम्हारे परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे, इसलिए डाइवोर्स में कोई परेशानी नहीं है। तुम बस इन पर साइन कर दो। इस बात ने जानवी की आंखों को नम कर दिया। उसके सामने इस वक्त डाइवोर्स पेपर थे। जानवी की आंखों के सामने इस वक्त ऋषभ और उसके परिवार के साथ बिताए सभी पल आ रहे थे। उसे ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए बिना देर किए जानवी ने झट से उन कागजों पर साइन कर दिए। उसके साइन करते ही उस पर उसकी आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी। आनंद ने जल्दी से पेपर देखे और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसे शायद ही इतनी खुशी पहले किसी भी डील को हासिल करते हुए हुई हो। उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है जानवी, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम घबराना मत, तुम्हें जिंदगी में कभी भी पैसों की जरूरत हो तो अपने इस अंकल के पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं इनसे थोड़ी दूर बैठे ऋषभ के दादाजी के कानों में सभी बातें पहले ही जा चुकी थी। वो अपने बेटे की इस शर्मनाक बात को सुन गुस्से का घूंट पीकर रह गए, लेकिन एक शब्द ना कहा। उन्हें जानवी के लिए बहुत दुख हो रहा था। तभी जानवी ने तिरछी मुस्कान लिए हुए कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, आसानी से बहुत पैसा कमा सकती हूँ और जो मुझे चाहिए
वो आप मुझे दे भी नहीं सकते, इसलिए अब मैं आपसे मांगने कभी नहीं आऊंगी। जानवी का कॉन्फिडेंस देख आनंद के चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इतना कहकर जैसे ही जानवी वहां से जाने लगी, तभी ऋषभ के दादाजी ने उसे आवाज दी, जानवी बेटा, जरा इधर आओ। जानवी धीरे धीरे कदमों से उनकी ओर बढ़ी और वहीं आनंद हैरान रह गया कि उसके पिता जानवी से क्या कहना चाहते हैं। जानवी की ओर देखते हुए दादाजी ने कहा, बेटा, बेशक तुम्हारा रिश्ता ऋषभ से या उसके पिता से टूट गया हो, लेकिन इन बूढ़े दादा दादी से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तुम कभी भी हमसे मिलने आ सकती हो। हमारे घर के दरवाजे हमारी जानवी के लिए हमेशा खुले हैं। जानवी को उनकी बात दिल को छू गई। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके पैरों को छू लिया और बहुत प्यार से बोली, थैंक यू दादाजी, आपने ये कहकर जो खुशी मुझे दी है, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर जानवी बिना आनंद की तरफ देखे तेज कदमों से स्टडी रूम के बाहर चली गई। वही ऋषभ जो अपनी दादी के पास नीचे हॉल में मौजूद था, उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर जानवी उसके डैडी से न जाने क्या बात कर रही होगी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और डर भी लग रहा था। इतनी देर में उसे जानवी ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दी। तभी उसकी सांस में सांस आई। जानवी ने बिना ऋषभ की तरफ देख सीधा अपने कदम दादी की तरफ बढ़ाए और दादी को गले से लगा लिया। जानवी की हरकत ने दादी को किसी अनहोनी की आशंका का संकेत दे दिया था। जानवी धीरे से बोली, दादी, धूप लेते रहना, कैल्शियम की दवाई खाते रहना और सिर्फ हेल्दी खाना खाना। आप खाने के चक्कर में अपनी तबीयत बहुत खराब कर लेती हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा दादी, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। जानवी की इस बात ने दादी की सांसें तेज कर दी और उन्हें समझते देर न लगी कि ऊपर क्या हुआ होगा। मुझे माफ कर दो जानवी, ये बूढ़ी दादी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने लगभग रोते हुए कहा। और ऋषभ के तो होश फाख्ता हो गए। उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। तभी दादी के आंसू पोंछते हुए जानवी बोली, ऐसा मत कहिए दादी, जो आपने मेरे लिए किया है ये तो कोई सगी दादी भी अपनी पोती के लिए नहीं करती। इन सालों में आपने मुझे प्यार, मान, सम्मान और इज्जत दी है, जिसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकी और आपसे किया वादा भी पूरा नहीं कर सकी। अब जानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दादी बोली, नहीं जानवी, मैंने तेरे लिए कुछ किया होता तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। अभी दादी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से आनंद की आवाज गूंजी, हमने जानवी को अब तक बहुत पैसे दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर्ज बचा है जिसे हमने नहीं चुकाया। ये बात जानवी के दिल में किसी तीर की तरह चुभी और वहीं ऋषभ का दिल कर रहा था कि वो अपने पिता से खूब झगड़ा करे, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी दादी चिल्लाते हुए बोली, पैसा पैसा पैसा, शर्म नहीं आती तुझे आनंद? हर चीज पैसे से ही तोलता है तू। आज तेरा ऋषभ अगर सही सलामत तेरे सामने खड़ा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। इस लड़की की हाय हम सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन आनंद को अपनी माँ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ कहा, मुझे और बहुत से जरूरी काम है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। ये फालतू की बातें हम बाद में करेंगे। फिर उन्होंने जानवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कोई सर्वेंट छोड़ देगा और जो मैंने ऊपर कहा था उसे याद रखना। इतना कहकर वो तेज कदमों से घर के बाहर चले गए। दादी काफी देर तक जानवी को लेकर बैठी रही और रोती रही।
लेकिन उन दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर में डिनर लग गया। पूरे टेबल पर बहुत सा स्वादिष्ट खाना लगा था, क्योंकि दादी को लगा था कि शायद ऋषभ और जानवी आज उन्हें कोई खुशखबरी देने आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उनकी पसंद का खाना बनाया हुआ था। लेकिन माहौल तो पूरा बदल चुका था। किसी का अब कुछ भी खाने का मन नहीं था। थोड़ी देर बाद जानवी ने दादी से इजाजत ली। अब मैं चलती हूँ दादी, लेकिन आपको कभी भी मेरी याद आए या कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। पराया समझकर मुझे एक किनारे मत कर देना। कभी नहीं जानवी, कभी नहीं। तू मेरी बच्ची है, तेरे बिना मैं किसे बुलाऊंगी। इतना कहकर दादी ने एक आखिरी बार जानवी को अपने गले से लगा लिया और जानवी के घर से निकलते ही वो धप से सोफे पर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। वहीं ऋषभ जानवी को छोड़ने उसके घर की तरफ जा रहा था। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जैसे ही जानवी का घर आया, ऋषभ ने कार रोक दी। जानवी उतरने से पहले बोली, अपना ख्याल रखना ऋषभ, और धीरे ड्राइव करना। ऋषभ ने बिना उसकी तरफ देखे सवाल पूछा, अब तो तुम आजाद हो ना जानवी, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से साइन कर दिया। जानवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ यही समझ लो, अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। इस बात ने ऋषभ के दिल को ठेस पहुंचाई और उसने पलटकर जानवी की तरफ देखा। जानवी तब तक कार से निकलने वाली थी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था जानवी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसका बदला भी चुकाने का मौका नहीं मिला। जानवी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ऋषभ की ओर देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए बिना उसकी तरफ देखे वो बोली, नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत किया है ऋषभ, इतने पैसे दिए, मेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, इससे ज्यादा तुम करते भी क्या। इस बात ने ऋषभ को अंदर तक चीर कर रख दिया था और उसने झट से जानवी को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा जानवी। ये सुनते ही जानवी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या यही अंत है जानवी और ऋषभ की कहानी का? क्या होने वाला है इन दोनों के साथ? क्या इन दोनों के रास्ते फिर से आपस में कभी टकराएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। ऋषभ की बात ने जानवी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो चाहती थी कि वो चीख चीख कर कहे कि प्लीज ऋषभ, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अब दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता था। अब दोनों को अलग होना ही था। इसलिए उसने थोड़ी देर बाद खुद को ऋषभ से अलग किया और कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए ऋषभ। इतना कहकर वो कार से बाहर निकली तो ऋषभ भी बाहर आ गया। तुम ठीक कह रही हो, रात बहुत हो गई है जानवी, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ आता हूँ। जानवी ने भी ऋषभ को मना नहीं किया, क्योंकि वो भी ऋषभ के साथ और वक्त बिताना चाहती थी। मौसम ने अजीब करवट ले ली थी। काले बादलों से पूरा आसमान घिरा था। साएं साएं करती हवा की आवाज दोनों के दिलों में उथल पुथल मचा रही थी, लेकिन दोनों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो दोनों अब कहते भी तो क्या कहते एक दूसरे से। थोड़ी देर में जानवी का घर आ गया और उसने ऋषभ की तरफ पलटकर देखा, जो बाय बोलकर वहां से वापस चला गया। उसकी जाते ही जानवी बहुत रोई और भागकर अपने कमरे में चली गई। वहीं ऋषभ, जो एक पत्थर दिल की तरह लग रहा था, उसने कार में वापस बैठते ही किसी को कॉल लगाया। जिसने भी माया पर हमला किया था उसे ढूंढना बंद कर दो। ऋषभ की बात सुन उसके असिस्टेंट के होश उड़ गए थे, क्योंकि ऋषभ जो जाने कब से उसके पीछे पड़ा था कि कुछ भी करके उस हमलावर को ढूंढो। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया था जो ऋषभ ने ऐसा करने से मना कर दिया था? ऋषभ के असिस्टेंट ने फिर एक बार पूछा, आर यू श्योर बॉस? अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ ने इतना कहते ही फोन रख दिया और आंखें बंद करके कुछ देर बैठा रहा। फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगी हुई जानवी की तस्वीर को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि कुछ दिनों में हमारा डिवोर्स कोर्ट में भी हो जाएगा। फिर हमारे अलग होते ही राहुल तुम्हारे पास लौट आएगा। मैं नहीं चाहता कि उसे ढूंढकर मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ दूं, जिससे तुम बाद में मुझसे नफरत करो। इसलिए अब से मैं उस राहुल को ढूंढने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। खुद से इतना कहते हुए ऋषभ
काफी देर तक जानवी के घर की बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहा और फिर अपने घर की तरफ निकल गया। वहीं अगली सुबह जानवी सोकर उठी। उसने अपनी माँ को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने वाली बात नहीं बताई, बस यही कहा कि कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगी। उसकी माँ ने उसकी दादी आशा देवी के लिए कुछ खाना बनाया। क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी तो जानवी उनको देने के लिए हॉस्पिटल चली गई। वो जब अपनी दादी के वार्ड की तरफ जा रही थी तभी किसी ने उसे आवाज दी, अरे जानवी, तुम भी यहाँ हो? वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। जानवी ने जैसे ही उस तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने माया थी। माया हमेशा की तरह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए सजे धजे वहां हॉस्पिटल में थी, लेकिन जानवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे एकटक घूर कर देखती रही। तभी माया उसके नजदीक आई। आज मेरे हाथ से बैंडेजेस उतर जाएंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है माया। इतना कहकर जानवी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी माया ने जो कहा उसने जानवी को बहुत दुख दिया। अरे अरे जानवी, रुको तो सही। मुझे पता चला कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। माया की बात सुनते ही जानवी समझ गई कि आनंद ने कल सबसे पहले ये बात माया को ही बताई होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दूसरों का जूठा पाकर तो बहुत खुश होगी ना तुम। ये सुनते ही माया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। अब तो ऋषभ भी नहीं है तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना, मैं उसे तुमसे छीन ही लूंगी। देखो, अब फाइनली ऋषभ मेरा होगा। इस बात ने जानवी के तन बदन में आग लगा दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। माया का यही उकसाना था जिसकी वजह से जानवी ऋषभ को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने भी माया को जलाने के लिए कहा, तुम कितनी गलतफहमी में जीती हो माया। अभी सिर्फ पेपर साइन हुए हैं, कोर्ट में बात होनी बाकी है। अगर मैं चाहूं तो अभी भी ये डिवोर्स कैंसिल हो सकता है। इस बात ने माया के होश उड़ा दिए। उसके चेहरे में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले जानवी बोली, तुम अमीर बाप की बेटियां इतनी बेवकूफ क्यों होती हो? तुम थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। हाई बड़ी ऋषभ से शादी करने वाली। इतना कहकर जानवी जैसे ही वहां से जाने लगी तभी माया ने उसके गाल पर एक तमाचा रसीद दिया। वो तमाचा इतना जोरदार था कि जानवी के हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट भी जमीन पर आ गिरा। लेकिन जानवी इस बात से चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी अगले पल माया को एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो 4 कदम पीछे होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज तो सिर्फ जमीन पर गिराया है, अगली बार वो हाल करूंगी कि अपना चेहरा भी आईने में नहीं देख पाओगी, समझी? जानवी की धमकी ने माया को हिलाकर रख दिया और वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर पीछे की ओर दौड़ी। जानवी ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा था कि माया का चेहरा सूज गया था। वो रोते रोते बोली, ऋषभ, ऋषभ, देखो, जानवी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनते ही जानवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ भी इस वक्त वहां हॉस्पिटल में होगा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। ऋषभ ने मुझे माया को मारते हुए देखा होगा, लेकिन जब उसने मुझ पर हाथ उठाया, शायद वो नहीं, अब वो मुझ पर ही चिल्लाएगा। अभी जानवी ये सब सोच ही रही थी कि उसे सामने से ऋषभ चलकर आता हुआ दिखाई दिया। माया उसके पीछे पीछे आ रही थी और घूर कर जानवी को देख रही थी, मानो कह रही हो कि अब मजा आएगा, अब ऋषभ के गुस्से से बचो। ऋषभ, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो घूर कर बस जानवी को देखता जा रहा था। ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जानवी कुछ बोलती उससे पहले उसने जानवी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे देखा। जानवी का हाथ इस वक्त एकदम लाल था। ऋषभ ने जो कहा उसने जानवी और माया दोनों के होश उड़ा दिए। तुम्हारे हाथ पर चोट आई है जानवी, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर तो माया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा ऋषभ शायद उसे गुस्से में मार देगा, लेकिन वो तो उसका हाथ ऐसे सहला रहा था जैसे जानवी के दर्द को महसूस कर रहा हो। जानवी ने धीरे से कहा, वो मुझे मजबूर किया माया ने, बस इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे पास पैर भी है, क्यों अपने हाथ को तकलीफ दी तुमने?
ऋषभ की बात सुन माया के होश फाख्ता हो गए। क्या ये वही ऋषभ था जो बचपन से उससे प्यार करता था? उसे तो आज यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं जानवी का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी ऋषभ ने एक पैकेट जानवी के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लाया हूं। अगर वहां माया ना होती तो जानवी ये केक कभी ना लेती और साफ कहती, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए आज के बाद मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे रिश्ते की सच्चाई एक्सेप्ट कर लो। लेकिन माया को सबक सिखाने के लिए जानवी ने झट से केक ऋषभ के हाथों से ले लिया। थैंक यू सो मच ऋषभ, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। ऋषभ भी समझ गया था कि जानवी ये सब सिर्फ माया को दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। वहीं माया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी ऋषभ ने बड़े प्यार से जानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, इस पर बर्फ लगा लेना, लाल हो गया है, देखो। इस बात ने तो माया के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो माया की तरफ तो देख ही नहीं रहा था और सिर्फ जानवी से बात किए जा रहा था। माया रोते हुए भागकर वहां से चली गई। उसके जाते ही ऋषभ ने जानवी से कहा, मैंने उसे तुम पर हाथ उठाते देख लिया था। जानवी ने हैरानी से ऋषभ की तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, देखो ऋषभ, प्लीज तुम मुझसे थोड़ी दूरी बना कर रखो और ये बात जान लो कि हमारा डिवोर्स होना तय है। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी दादी के पास जाने लगी। तभी पीछे पलट कर बोली, और आज के बाद मेरे लिए केक मत लाना। ये कहकर वो चली गई और ऋषभ उसे जाते हुए देख मुस्कुराता रह गया। अगली सुबह जैसे ही जानवी सोकर उठी तो अपने फोन पर ऋषभ की बहन काव्या का मैसेज देख उसके होश उड़ गए। काव्या ने जानवी को एक तस्वीर भेजी थी जिसमें माया का चेहरा पूरा सूजा हुआ था और उसकी आंख पर एक बड़ा सा जख्म नजर आ रहा था। ये देख जानवी को समझ नहीं आया कि उसने इतनी जोर से तो नहीं मारा था कि उसे इतना बड़ा जख्म आ जाए। फिर ये कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से काव्या को कॉल किया। काव्या, ये सब क्या है? माया के चेहरे को क्या हुआ? काव्या फोन पर हंसती जा रही थी। भाभी, आप क्यों चिंता करती हो? उस डायन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं काव्या, ऐसे मत कहो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? जानवी ने पूछा। फिर काव्या ने जो कहा उसने जानवी के दिल की धड़कन तेज कर दी। भाभी, कल रात को माया किसी पार्टी पर गई थी और जब वहां से आ रही थी तब किसी लड़के ने उसकी कार को रोका और उसे बहुत मारा। उसका आधा चेहरा सूज गया और काफी चोट भी आई है। काव्या की बात सुनते ही जानवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जानवी जल्दी से बोली, लेकिन माया के साथ पिछले हादसे के बाद तो बॉडीगार्ड्स भी थे ना? काव्या ने मजे लेते हुए कहा, बिल्कुल थे, लेकिन उस आदमी ने दोनों बॉडीगार्ड्स को भी बहुत पीटा और उन्हें जमीन पर अधमरा गिराकर कहीं अंधेरे में गायब हो गया। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। उसने झट से पूछा, तो पुलिस को कोई सबूत मिले क्या? वहां लगे कैमरे से कोई फुटेज हाथ लगी? नहीं भाभी, वो कैमरे काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। ये सुनते ही जानवी ने चैन की सांस ली, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आदमी जो भी कर रहा था कर तो जानवी की मदद ही रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है। जानवी को चुप देख काव्या बोली, अरे सुन तो रही हो ना आप? कहाँ खो गई हो आप? हाँ सुन रही हूँ। क्या तुम देख कर आई माया को? कैसी तबीयत है अब उसकी? काव्या ने जवाब दिया, हाँ भाई शहर में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए, इसलिए मैं डैड के साथ गई थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। काव्या से बात करने के बाद जानवी ने अपनी तेज धड़कन को थोड़ा रिलैक्स किया और तैयार होने चली गई। जैसे ही जानवी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर पहुंची तभी उसकी नजर वहां पड़ी एक चिट्ठी पर गई। मां रख कर गई है क्या इसे? उस चिट्ठी को देख जानवी ने खुद से कहा और जल्दी से उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जानवी उस चिट्ठी को पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी में बड़ी होती जा रही थी। बेटा, कितना झूठ बोलेगी अपनी माँ से और कितना छुपाओगी? आनंद का फोन आया था मुझे और उन्होंने बता दिया कि तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, साथ ही जल्दी ही कोर्ट की डेट भी आने वाली है। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये आनंद अंकल क्यों इतने बुरे? मैं अपने तरीके से माँ को बताती, इन्होंने सब खराब कर दिया। उसने आगे पढ़ा, मेरी चिंता मत करना, मैं दुखी नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ
क्योंकि अब तू उस मतलबी परिवार से आजाद हो जाएगी। तू जल्द से जल्द इस रिश्ते से निकल जा और नया घर बसा। मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी। इस बात ने जानवी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो ऋषभ को छोड़ने के बाद किसी आदमी के साथ अभी नई जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाएगी। अभी वो कश्मकश में थी। एक तरफ न जाने वो कौन आदमी है जो माया पर हमला करता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उसका ऋषभ से अलग होने का दिन पास आता जा रहा था। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा, और जैसे ही उसने फोन पर नाम पढ़ा तो उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर शताब्दी ट्रेन की स्पीड जितनी तेज हो गई। आखिर कौन है वो शख्स जो माया पर बार बार अटैक कर रहा था? क्या उसका जानवी से कोई गहरा रिश्ता है? क्या जानवी और ऋषभ सच में अलग हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। जानवी अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ रही थी और उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो दुखी नहीं है। जानवी ने डिवोर्स पेपर पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिनका कोर्ट में पूरा होना बाकी था, जिसके लिए ऋषभ का शहर में होना जरूरी था। जब उसे काव्या से पता चला कि ऋषभ शहर में नहीं है तो उसके दिल को बहुत शांति मिली, क्योंकि वो अभी भी ऋषभ से अलग नहीं होना चाहती थी। उसका दिल चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसका डिवोर्स रुक जाए, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए एक सपने की तरह था जिसका हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल था। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर जब उसने ऋषभ का नाम देखा तो वो घबरा गई। ऋषभ क्यों फोन कर रहा है मुझे? कहीं वो वापस तो नहीं आ गया शहर में? जानवी ने ये सोचते हुए जल्दी से ऋषभ का फोन उठाया। हेलो। जानवी की आवाज सुनते ही ऋषभ को ऐसा सुकून मिला जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसी हो तुम? ऋषभ ने हमेशा की तरह कंसर्न दिखाते हुए पूछा। जानवी ने अपने जज्बातों को दिल में दबाते हुए ही रूखी आवाज में कहा, फोन क्यों किया तुमने? कुछ काम था क्या? ऋषभ जानता था कि जानवी डिवोर्स की वजह से नाराज है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अगर वो राहुल को अपनी जिंदगी में चाहती है तो इस डिवोर्स से इतना इफेक्ट क्यों हो रही है। ऋषभ ने जानवी की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे मुंबई आना पड़ा था किसी काम के लिए, लेकिन अब लग रहा है दुबई भी जाना होगा। इसीलिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता डिवोर्स पूरी तरह से नहीं होगा। तुम्हें कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, बस इसीलिए तुम्हें ये बताना था। ऋषभ की बात से तो मानो जानवी की जान में जान आ गई। यही तो वो चाहती थी, अपने डिवोर्स को टालना, और वक्त ने उसे मौका दे दिया था। उसने जल्दी से आगे पूछा, तो कब तक आ जाओगे तुम वापस? इस बात ने ऋषभ के दिल को जरूर दुख दिया था। वो मन ही मन बोला, इतनी जल्दी है तुम्हें मुझसे अलग होने की, और मैं तुम्हें ना छोड़ने के लाख बहाने खोज रहा हूँ। देखिए, एक गलतफहमी हमारे रिश्तों में कितनी दूरियां ला देती है। जहां जानवी ये बात इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि वो अपने दिल को रिलैक्स करना चाहती थी कि अभी डिवोर्स में बहुत दिन है, वहीं ऋषभ के मन में उसके बारे में कुछ और ही चल रहा था। ऋषभ ने अब थोड़ी अकड़ के साथ कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। होने को तो 2 दिन में फ्री हो जाऊं और लगने को मुझे महीना भी लग सकता है। जानवी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, जब आ जाओगे तब बता देना। इसके बाद दोनों के बीच एक चुप्पी सी फैल गई। दोनों कहना तो एक दूसरे से बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन पहल कौन करे यही समझ नहीं आ रहा था। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए जानवी ने कहा, तुम्हें पता चला माया को फिर से काफी गहरी चोट आई है, मुझे काव्या ने बताया। ऋषभ ने आह भरते हुए कहा, हाँ, किसी ने उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। फिर ऋषभ को चुप देख जानवी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें माया की तकलीफ से बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन मैं बस ये साफ कर देना चाहती हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। न मैंने पहले कभी उसे नुकसान पहुंचाया है और ना अब। जानवी की बात सुन ऋषभ बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है जानवी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये किसने किया है।
ये सुनते ही जानवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से कुछ देर के लिए तो आवाज ही नहीं निकली। फिर खुद को संभालते हुए वो बोली, क्या? कौन है वो और क्यों किया है उसने ऐसा? ऋषभ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, ये शख्स तुम्हारा जरूर खास है, क्योंकि जब भी माया तुमसे किसी भी तरह की बदतमीजी करती है तो ये पहुंच जाता है तुम्हारा जज बनकर उसे खुद ही सजा देने। ऋषभ की इस बात ने जानवी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तुम कहना क्या चाहते हो ऋषभ? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जानवी ने कहा। ऋषभ ने भी अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये सब राहुल ने किया है, क्योंकि वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। माया ने दिन में तुम्हें थप्पड़ मारा और रात में उसने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। ये सुनते ही जानवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगाते हुए? मैंने तुम्हें बताया था ना, 13 साल पहले राहुल आग में जलकर मर चुका है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपने दादाजी के पुराने घर में उसकी कब्र तक दिखाई थी। इतना कहते कहते जानवी लगभग गुस्से में कांप रही थी। वो जानवी जो ऋषभ के सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी, आज राहुल के नाम पर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। लेकिन ऋषभ अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि राहुल मर चुका है, मगर वो जानवी को और हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बस कहा और चुप हो गया। उसकी चुप्पी जानवी को साफ बता रही थी कि ऋषभ को यही लगता है कि ये सब राहुल ने किया है और वो अब ऋषभ से किसी एक कीमत पर आगे बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में कहा, जब तुम वापस आ जाओगे हम तभी बात करेंगे, गुड बाय। इतना कहते ही जानवी ने फोन काट दिया। अब उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। तभी उसकी आंखों में 13 साल पहले का वो मंजर वापस आ गया, जिसे वो बुरे सपने की तरह कभी नहीं भुला सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी तिलमिला उठा था। आखिर ऐसा क्या है उस राहुल में जो जानवी उसे इतने सालों में भी भूल नहीं पाई? उसे पूरा यकीन है कि राहुल जिंदा है और जल्दी ही सामने आएगा। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान ऋषभ और जानवी के बीच कोई बात नहीं हुई। जानवी अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसे लगा शायद ऋषभ आ गया होगा। उसने हड़बड़ी में फोन उठाया तो सामने ऋषभ नहीं बल्कि मोहित था। लेकिन मोहित ने प्यार से जानवी को छेड़ते हुए कहा, जिस बेसब्री से तुमने हेलो कहा है जानवी, मुझे लगता है तुम मेरे ही कॉल का इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही जानवी झट से बोली, नहीं, वो दरअसल मैं माँ के फोन का वेट कर रही थी। कॉल उठाते हुए तुम्हारा नाम देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी बस मजाक कर रहा था। मुझे ये बताना था कि मेरी बहन श्रुति भी तुम्हारी तरह पेंटिंग करती है और एक अच्छी आर्किटेक्ट है। वो अभी पढ़ाई पूरी करके कल ही लंदन से आ रही है। उसे काम में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मोहित की बात सुन जानवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम उसे घर भेज देना जब भी वो फ्री हो। इतना कहकर जानवी ने फोन रख दिया। सुबह 11 बजे श्रुति जानवी से मिलने उसके घर आई। श्रुति भी मोहित की तरह बहुत क्यूट, वेल मैनर्ड और बहुत मजाकिया थी। दोनों को बात करते हुए पता चला कि श्रुति और जानवी दोनों का बर्थडे 20 सितंबर को आता है। जल्दी ही दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। फिर जानवी ने उससे पूछा, मोहित ने बताया था कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। श्रुति ने प्यार से अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, आपसे बात करने में मैं इतनी बिजी हो गई कि ये भूल ही गई कि यहाँ आई क्यों थी मैं। तब श्रुति ने उससे कहा, मैं यहाँ सिटी म्यूजियम में ट्रेनिंग करने लगी हूँ। भाई ने आपकी बहुत तारीफ की थी कि आप हूबहू किसी भी तरह की पेंटिंग बना सकती हैं और किसी को असली नकली का कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो हमारे पास एक खास पेंटिंग आई है, तो उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। श्रुति की बात सुन जानवी एक पल के लिए तो सोच में पड़ गई कि वो ये काम करे या नहीं, लेकिन फिर वो मान गई और वो दोनों जल्दी से म्यूजियम के लिए निकल गए। श्रुति अपने साथ जानवी को लेकर एक बड़े से कमरे में गई, जहाँ पहले ही बहुत से लोग एक पेंटिंग पर काम कर रहे थे। वो सभी लगभग 40 से 50 की उम्र के होंगे। उन लोगों ने जैसे ही जानवी को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये इतनी कम उम्र की लड़की उनकी क्या मदद करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानवी के दादाजी को बहुत अच्छे से जानते थे और उनका नाम सबने सुना था। तभी श्रुति ने जानवी को पेंटिंग की ओर इशारा किया, ये है वो तस्वीर जो आपको बनानी है।
लेकिन जैसे ही जानवी ने वो तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये वही तस्वीर थी जिसके लिए उसे 2 आदमियों ने किडनैप कर लिया था। उसने जैसे ही श्रुति की तरफ देखा तो श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये वही पेंटिंग है। पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया था। अब सब कुछ सॉल्व हो गया तो ये म्यूजियम में हमारे पास आ गई। आपको इसी पर काम करना है, आप कर लेंगी ना? जानवी के दिल की धड़कन तेज थी। उसकी आंखों के सामने वो पल आ गए थे जब उन लोगों ने जानवी को किडनैप किया था। श्रुति ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराइए मत, आपको ये पेंटिंग इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इसमें काम शुरू कर दिया था। भैया ने कहा कि आपसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। ये सुन जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये काम करूंगी। ये सुनते ही श्रुति ने जानवी को गले से लगा लिया। भैया ने जितना कहा था आप उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी हो। जानवी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी श्रुति बोली, तुम अब काम शुरू कर दो, मैं भी अपने काम पर जाती हूँ। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई और जानवी अपने काम पर लग गई। जानवी को इतने बड़े बड़े लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने बिना किसी पर ध्यान दिए फिर अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो गया और जानवी सबके बीच नहीं बैठी बल्कि बाहर की ओर जाने लगी। वो जैसे ही बाहर गई, सामने श्रुति को देखकर वो हैरान रह गई। तुम? और नहीं तो क्या, मुझे पता था आप काम करके थक गई होंगी, इसीलिए सोचा थोड़ा अच्छा खाना खिलाकर मैं आपको खुश कर दूं। जानवी फिर श्रुति के साथ कैफेटेरिया की तरफ जाने लगी। तभी जानवी के फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने देखा तो मोहित का मैसेज था। मेरी बहन तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही ना? मोहित के मैसेज का जानवी जवाब दे ही रही थी कि श्रुति उछलते हुए बोली, ओह माय गॉड, कितना हैंडसम लड़का है ये। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना जानवी? जानवी जो कि मैसेज में बिजी थी, श्रुति की बात सुन उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत क्यूट लग रही हो श्रुति, कोई भी तुम्हें ही देखेगा। यार लेकिन वो हैंडसम मुझे क्यों नहीं देख रहा? श्रुति ने मुंह बनाते हुए बोला। जानवी ने जैसे ही श्रुति की नजर की ओर नजर दौड़ाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पति ऋषभ खड़ा था, जिसके साथ एक आदमी था जो शायद इस म्यूजियम का चेयरमैन था। जानवी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ यहाँ आ पहुंचा है। वहीं श्रुति बार बार कभी अपने बाल ठीक कर रही थी तो कभी अपनी ड्रेस, लेकिन जानवी जानती थी कि ऋषभ ऐसे उसकी तरफ देखने वाला नहीं है। जानवी वहां से भाग जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ यहाँ श्रुति के सामने कुछ भी ओवर रिएक्ट करे। उसने तो अभी तक मोहित को भी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और ऋषभ ही उसका पति है। जानवी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने श्रुति की ओर देखते हुए कहा, मुझे कुछ याद आया है, तुम रुको, मैं जरा अभी आई। लेकिन श्रुति ने जानवी को रोकते हुए कहा, अरे रुको ना, एक बार मैं उस हैंडसम से बात कर लूं, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाना। लेकिन तभी जो हुआ उसने जानवी को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। ऋषभ धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ने लगा और श्रुति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ओह गॉड, ये तो हमारे पास ही आ रहा है जानवी। श्रुति ने इतना ही कहा था कि ऋषभ एकदम उसके पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन श्रुति की तरफ उसका एक पल के लिए भी ध्यान नहीं किया। वो लगातार बस जानवी को ही एकटक घूरता जा रहा था। ऋषभ को ऐसा करते देख श्रुति को भी थोड़ा शक हुआ। क्या करने वाला है ऋषभ अब जानवी के साथ? क्या श्रुति के सामने ये सच आ जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी है? क्या होने वाला है जानवी और ऋषभ की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। श्रुति और जानवी इस वक्त ऋषभ के सामने खड़ी थी। श्रुति तो ऋषभ को देखकर मानो पागल सी हो गई थी, लेकिन ऋषभ ने तो उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा। वो लगातार बस जानवी को देखता जा रहा था। श्रुति को हैरानी हुई, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो हैंडसम, मेरा नाम श्रुति सबरवाल है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऋषभ ने घूर कर श्रुति को देखा, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो कि वो उसके और जानवी के बीच आ रही है। फिर उसने गला साफ करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ जानवी से बात करनी है। ऋषभ को इतना साफ बोलता देख जानवी का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन श्रुति ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, अरे ये तो और भी बढ़िया है,
ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरा और इसका बर्थडे एक ही दिन पर आता है, तो अगर आप चाहें तो हम दोनों से दोस्ती कर सकते हैं। श्रुति की ये बात सुनकर जानवी ने लगभग अपना माथा पीट लिया, क्योंकि वो ऋषभ के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी। जिस बात का डर था वही हुआ। ऋषभ ने अगले ही पल वो किया जिसे देखकर श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषभ ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गालों पर बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? ऋषभ का ये रूप देखकर श्रुति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये बहुत अजीब लगा और उसने हैरानी से जानवी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम इस हैंडसम आदमी को पहले से जानती हो जानवी? क्या रिश्ता है इसका तुम्हारे साथ? श्रुति ने इस सवाल इसीलिए किया था क्योंकि जिस हिसाब से ऋषभ जानवी के करीब गया था, ये तो तय था कि उनके बीच कुछ तो खास है, लेकिन वो इसका जवाब जानवी से सुनना चाहती थी। वहीं जानवी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैं इनको जानती हूँ, ये मेरे काफी करीबी हैं। इतना कहकर जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखा, मानो उसे कह रही हो कि अब कोई गड़बड़ मत करना। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोला, बहुत करीबी। श्रुति के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त जानवी से सबसे ज्यादा नफरत कर रही थी, क्योंकि जानवी की वजह से ऋषभ ने उसे आंख उठाकर देखा भी नहीं था। जानवी को डर था कि ऋषभ कहीं कुछ और न कर दे, इसीलिए वो जल्दी से ऋषभ के साथ म्यूजियम से बाहर की तरफ चली गई। बाहर निकलकर जानवी जैसे ही ऋषभ की गाड़ी में बैठी, उसने मुंह बनाते हुए पूछा, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऋषभ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या किया? वो लड़की मेरी ही पत्नी के सामने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं और क्या करता? जानवी ने घूर कर ऋषभ को देखा और मन ही मन सोचने लगी, कितना अजीब आदमी है ये। डिवोर्स पेपर पर साइन हो चुका है, थोड़े दिन में कोर्ट में भी हमारा तलाक हो जाएगा, उसके बाद भी ये मुझे अपनी पत्नी कहकर बुला रहा है। उसने ऋषभ से और बहस करना ठीक नहीं समझा और सीधे सवाल किया, तुम यहाँ म्यूजियम कैसे पहुंचे? ऋषभ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अरे मुझे बाहर दुबई में कुछ स्पेशल कॉइन्स मिले थे, बस वही म्यूजियम में डिपॉजिट करवाने आ गया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी वजह से आया था? ऋषभ जानबूझकर जानवी का मन टटोल रहा था। कॉइन्स यहाँ लेकर आना तो सिर्फ बहाना था, वो तो जानवी से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। जानवी भी ऋषभ को बहुत अच्छे से जानती थी। जो ऋषभ ने नहीं भी कहा था वो उसकी आंखों से ही समझ गई थी, लेकिन अब वो किसी भी तरह से ऋषभ को ये यकीन नहीं दिलाना चाहती थी कि वो उसके बारे में क्या महसूस करती है, इसीलिए उसने इस बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया। जानवी को चुप देखकर ऋषभ ने पूछा, अच्छा ये बताओ लंच पर कहाँ जाना है? जानवी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जहां तुम्हारा दिल करे। ऋषभ बोला, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक नई जगह पर लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ऋषभ ने एक बहुत बड़े रिजॉर्ट के सामने गाड़ी रोक दी। वो रिजॉर्ट इतना खूबसूरत था कि जानवी भी बस उसे देखते रह गई। ऋषभ की गाड़ी रुकते ही एक आदमी चलकर ऋषभ के पास आया, सर आपका प्राइवेट रूम तैयार है। ऋषभ अक्सर इस रिजॉर्ट में आता रहता था और उसका एक रूम यहाँ पर हमेशा बुक रहता था। जानवी भी धीरे धीरे ऋषभ के पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर में वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में थी। वहाँ की कारीगरी, फर्नीचर और सजावट को देखकर वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी मासूम बच्चे की आंखों में कोई नई चीज देखकर होती है। उसकी इसी मासूमियत पर तो ऋषभ फिदा था। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए जानवी को देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वेटर अंदर आया और उसने ऑर्डर करने के बारे में पूछा। ऋषभ ने मेन्यू कार्ड जानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज तुम ऑर्डर करोगी। जानवी ने बहुत सी चीजें ऑर्डर की, जिसमें से लगभग ऋषभ की पसंद की डिशेस थी। ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, कितनी अजीब बात है कि तुम 3 सालों में मेरी हर पसंद नापसंद को इतने अच्छे से जान गई हो। लेकिन तभी ऋषभ ने वेटर को सारी डिशेस बदलने के लिए कहा और ऑर्डर में जानवी की पसंद की चीजें बोल दी। इसके बाद उसने वेटर को भेज दिया। जानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने ऑर्डर क्यों चेंज किया? क्योंकि आज मैं तुम्हारी पसंद को टेस्ट करना चाहता हूँ।
ऋषभ की बात सुन जानवी एकदम चुप हो गई। तभी ऋषभ अपने फोन पर कुछ देखने लगा और जानवी उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे इन कुछ दिनों में ऋषभ बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। जानवी से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या हुआ? दुबई में तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिला जो कमजोर हो गए हो? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना नहीं था। ये सुन एक पल के लिए जानवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आखिर किसको अपनी तारीफ पसंद नहीं होती? लेकिन उसे ये पता था कि ऋषभ ये सिर्फ उसके मन को खुश करने के लिए कह रहा है। आखिर वो इतने बड़े बड़े होटल्स में रुकता है, वहां भला कैसे बड़े बड़े शेफ अच्छा खाना नहीं बनाते होंगे? लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों आराम से खाना खाने लगे। आधे घंटे बाद ऋषभ जानवी को बाहर पार्क की ओर ले जा रहा था। तभी उसका एक फोन आया और उसने जानवी की ओर देखते हुए कहा, दुबई से कॉल आ रहा है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जानवी ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप इधर उधर के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगी। अभी वो चल ही रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से खींचा और एक पेड़ के पीछे कर लिया। अचानक ये होता देख जानवी के होश उड़ गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जिसने ये किया, जानवी का खून खौल गया। सामने कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो गुस्से में जानवी को घूर कर देख रही थी। जानवी ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है माया? बदतमीजी की शुरुआत तुमने की है जानवी। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए, जिसने मेरे चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। माया ने दांत पीसते हुए कहा। जानवी को उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाते हुए कहा, माया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? करोगी, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। माया की बात सुन जानवी को उस पर हंसी आ रही थी। वही माया गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, अगर तुम में हिम्मत है ना तो सामने से वार करो ना, ये पीछे से क्यों अपने गुंडे भेज रही हो? अब जानवी की भी बस हो गई थी। उसने भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, ये सब फालतू की बातें बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ये किया है तो बताओ। जानवी की बात सुनकर माया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि वो सिर्फ जानवी पर इल्जाम लगा रही थी। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे छिपकर वार करना नहीं आता माया, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के पीछे छिपकर गलत हरकतें करती हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ये सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगी और जानवी हैरान नजरों से उसे देखती रही। तुम कितनी स्मार्ट हो जानवी, तुम ऋषभ को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। अब जानवी माया की बातों को और सुनकर अपना मन खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी माया ने फिर उसके आत्मसम्मान पर वार करते हुए कहा, वैसे तुम्हें तो बिल्कुल शर्म भी नहीं आती ना जानवी? डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद भी तुम ऋषभ के साथ यहाँ आ गई। जानवी को सच में माया पर हंसी आ रही थी कि वो ऐसी बचकानी बातें कैसे कर सकती है। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, माया, अभी सिर्फ पेपर्स पर साइन हुए, डिवोर्स नहीं हुआ है। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऋषभ ने तो अभी पेपर्स पर भी साइन नहीं किया है। मैं लीगली ऋषभ की पत्नी हूँ और जहां दिल चाहे उसके साथ जा सकती हूँ। उसमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही माया का खून खौल गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन अंकल ये डिवोर्स करवा कर ही मानेंगे। ऋषभ सिर्फ माया का है और कोई जानवी उसे उससे नहीं छीन सकती। माया की बातें सुन जानवी का दिल कर रहा था कि वो एक बार फिर उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन इस बार वो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही माया के सामने से जानवी वापस जाने लगी, माया ने जानबूझकर अपना पैर अड़ा दिया और जानवी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगी। जानवी की आंखें घबराहट के मारे बंद हो गई और तभी ऋषभ के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ये देखकर माया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो बहुत ज्यादा डर गई। कहीं ऋषभ ने मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया। वहीं ऋषभ ने माया की तरफ देखा तक नहीं और जानवी से प्यार से पूछने लगा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? ऋषभ का जानवी का ख्याल रखना माया के लिए दिल में तीर चुभने जैसा था। फिर ऋषभ ने गुस्से से माया को घूर कर देखा। उसकी नजर से ही माया बुरी तरह से डर गई। वो घबराते हुए बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो ऋषभ। मैंने जानवी को धक्का नहीं दिया, मेरा पैर स्लिप हो गया था तो गलती से जानवी को लग गई। माया का झूठ सुनकर जानवी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वहीं ऋषभ ने उसके थोड़ा करीब बढ़ते हुए कहा, ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना ही अंधा। मैंने तुम्हें खुद पैर फंसाते देखा है माया, इसलिए ये मासूम बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ का ये रूप देखकर तो माया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। नहीं ऋषभ, ऐसा नहीं है। अभी माया ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि पीछे से एक रौबदार आवाज आई, माया यहां क्या कर रही हो तुम? जैसे ही सबने आवाज की दिशा की ओर देखा तो सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी चला आ रहा था, जिसने बहुत महंगा सूट पहना था, हाथों पर महंगी घड़ी थी और बाल सफेद थे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माया के पापा ऋषि महाजन थे। ऋषि, जो कि पीछे से सब कुछ सुन चुके थे, अपनी बेटी को ऋषभ के गुस्से से बचाने बीच में आ गया था। पापा, वो मैं यहाँ घूम रही थी कि ये लोग भी मुझे मिल गए। माया ने जानवी और ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऋषि ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ ऋषभ से हाथ मिलाया। व्हाट अ सरप्राइज ऋषभ, तुम वापस कब आए? तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम दुबई गए हुए हो। ऋषभ ने चेहरे पर हल्की सी नकली मुस्कान के साथ कहा, गया था लेकिन अब लौट आया हूं। फिर ऋषभ ने माया की ओर देखते हुए उसके पापा से कहा, अंकल आप माया पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी बचकानी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी बेटी किसी दिन बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। ऋषभ के मुंह से ऐसी बात सुन जहां ऋषि के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, वहीं माया की आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे। माया ने आगे बढ़ते हुए कहा, ऋषभ तुम्हें सिर्फ इस जानवी की पड़ी है, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसने फिर से मुझ पर अटैक करवाया है और मेरा चेहरा खराब करने की कोशिश की है। ऋषभ ने गुस्से से उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन जानवी ने उसे आंखों से इशारा करते हुए रोक लिया। वहीं ये सब देखकर ऋषि के चेहरे के भाव बदल गए और वो नफरत भरी नजरों से जानवी को देखने लगे। ऋषभ ने जानवी का हाथ थामा और बहुत प्यार से बोला, जानवी मेरे लिए सब कुछ है। मेरे अपने भी जब मुझे छोड़कर चले गए थे तब सिर्फ जानवी थी जो मेरे साथ थी, इसलिए किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना हो। ये कहते हुए ऋषभ ने माया के पापा की तरफ देखा। इस वक्त दोनों की आंखों में गुस्से की आग दिखाई दे रही थी। आखिर क्या करेंगे अब माया के पापा जानवी के साथ? क्या ऋषभ हर मुश्किल से जानवी को बचा पाएगा? क्या इन दोनों का डिवोर्स रुक जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।